हेलो हेलो, नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। सक्सेना साहब, मैंने आपको एक प्रश्न भी शायद व्यक्तिगत भी आपको व्हाट्सएप किया था। शायद परवेज जी ने भी भेजा हो आपको। मैं जबलपुर से विवेक रंजन श्रीवास्तव हूँ। नमस्कार। जी। सवाल तो आखिरी में होंगे। राजेश जी, प्रारंभ किया जाए। हाँ बिल्कुल, अपन लोग 12 लोग हैं अभी जुड़े हुए। जी जी, शुरू करें। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें, या फिर ऐसी बात करें जो खामोशी से अच्छी हो। वाह। जब हमारे बीच कोई कवि होता है तो हमारी ये खामोशी टूटती है। जब हमारे बीच कोई एक्टर होता है तब हमारी खामोशी टूटती है। जब हमारे बीच कोई यूट्यूबर होता है तो हमारा उत्साह बढ़ चढ़ के बोलने लगता है। और जब हमारे पास कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसका व्यक्तित्व बहुत सारे व्यक्तित्व को अपने अंदर समेटे हुए होता है, तो जाहिर सी बात है हम शांत नहीं रह सकते और हमारा दिल बोलने लगता है, शब्द फूटने लगते हैं। हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच ऐसी एक शख्सियत, एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, एक जिगजैंटिक व्यक्तित्व हमारे समक्ष है, जिसके व्यक्तिगत जीवन में हम झांकेंगे। बहुत सारे राज जो अभी तक हमें मालूम नहीं है, हम जानने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी ढेरों बातें होगी। मैं सर्वप्रथम दिनेश शकुल सक्सेना जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम हमारे सम्मानित व्यंग्यकारों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, संपादकों का, पब्लिशर्स का, और जहां जहां तक ये कार्यक्रम देखा जा रहा है देश और विदेश में, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे मध्य दुबई से स्नेहा देव जी उपस्थित हैं। मैं स्नेहा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे आगंतुकों, अभ्यागतों के प्रति स्वागतीय उद्बोधन दें। स्नेहा देव जी। नमस्कार परवेश जी। इतने काव्यात्मक तरीके से प्रोग्राम शुरू करने के लिए बधाई देती हूँ। और बहुत अच्छे से एक इस तरह से माहौल क्रिएट हो गया है। तो इसके साथ मैं कहना चाहती हूँ, मैं स्नेहा देव आज 21वीं सदी के साहित्यकार मंच पर आप सभी उपस्थित गणमान्यों का स्नेह के साथ स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इस प्रोग्राम के मुख्य संयोजक डॉक्टर ललित जी, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत है। अध्यक्ष जो हाँ हैं डॉक्टर राजेश जी हैं। प्रस्ताव, संयोजन और रूपरेखा में जो शख्सियत है यहाँ पर, वो है श्री रणविजय जी, श्री विवेक रंजन जी, और साथ में मुझे भी कुछ करने का अवसर मिल गया इस बहाने। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। जूम के हमारे तकनीकी सहायक हैं श्री श्रेष्ठ कुमार मिश्रा जी, जो हमेशा हमें मदद करते हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरा विशेष आभार और नमस्कार देना चाहूंगी हमारे विशिष्ट मेहमान जो आज के हैं, श्री दिनेश शाकुल सक्सेना जी, जो इतने बड़े व्यक्तित्व के होते हुए भी इतनी सादगी के साथ, इतनी सरलता से पहली बार में ही हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लिया। आपका आभार, आपका धन्यवाद, स्वागत है। इसके साथ ही मैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री परवेश चंद जी को बुलाना चाहूंगी
जिससे आज का कार्यक्रम आरंभ हो सके। दोस्तों जो जुड़ चुके हैं और जो अब जुड़ने वाले हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहेगी तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, समय दिया जा सकता है, लोग आते जाते रहेंगे। और बस ये एक बात कहना चाहती हूँ कि ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, हमेशा की तरह यादगार बन जाए और हम हंसते रहें और इसी तरह से मुस्कुराते हुए ये प्रोग्राम और खूब सारा ज्ञान बटोर लें आज दिनेश जी से, फिल्मी दुनिया के बारे में, एक्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें, प्रश्न उत्तर होते रहें। इस आशा के साथ मैं परवेश जी आपको कहूंगी अब प्रोग्राम का आरंभ करें। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। कहते हैं कि कहने को तो ये एक लम्हा है, कहने को तो ये एक लम्हा है, लेकिन सदियां इसको मुड़ मुड़ के देखेगी। राजेश जी ने जिस कार्यक्रम की नींव रखी है, ललित जी ने जिसका संयोजन किया है, संजीव जी ने पीछे से अपना सपोर्ट दिया है, और हम सब लोग मिलके इस कार्यक्रम के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप निश्चित तौर पे मानिए ये कार्यक्रम बिल्कुल अपने चरम तक पहुंचेगा। हल्ला अभी पूरे देश में है कि बहुत जल्दी कोई इस तरह का जूम पर कार्यक्रम आया है जिसने इतनी श्रेष्ठता, इतनी उपलब्धियां, इतनी ऊंचाइयों को पहुंच चुका है। मैं हमारे मुख्य अतिथि का परिचय आपसे कराऊं, इससे पहले बता देना चाहता हूं कि हमारे पास में आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही परिचय है। फॉर्मल परिचय तो हमें अपने मुख्य अतिथि से प्राप्त हुआ है, और इनफॉर्मल परिचय हमें आपके गुरु हरीश नवल जी, जो दिल्ली कॉलेज में जहां से आप पढ़े हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि। तो जब कोई स्टूडेंट के बारे में अगर बताता है तो उस तमाम पहलू हमें पता लगते हैं, स्टूडेंट्स ने क्या क्या कंप्लेंट्स या उसकी क्या क्या शिकायतें रही होगी, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर बहुत आगे है, बहुत तेज है, या क्या उसकी एक पर्सनैलिटी के अंदर क्या विशेष बातें हैं। हमारे साथ में स्नेहा जी है जो आपकी दोस्त है, हमारे साथ में अलका जी है जिन बॉम्बे से। तो आपकी बहुत सारे राज भी हमारे पास है, और कुछ राज हम आपसे जानेंगे, कुछ राज हमारे पास है। तो दोस्तों, एक बार मैं चाहता हूं अगर संभव हो तो जोरदार तालियां बजा करके हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करें। एक बार सभी को अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर से एक बार ताली बजाते हैं हम लोग। तो जहां तक फॉर्मल परिचय की बात है, मैं आपका फॉर्मल परिचय देना चाहता हूं। आपने अभिनेता के तौर पर आपकी पहली फीचर फिल्म एनएफडीसी में 1982 में रही, जिसमें आपकी मुख्य भूमिका रही। राग दरबारी टीवी सीरियल बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, और ये वो दौर था दोस्तों जब सैटेलाइट या उपग्रह टीवी जो है वो प्रारंभ हुआ था, और सैटेलाइट के जरिए हमारे टीवी चैनल्स प्रारंभ हो गए थे। उसमें रूपन बाबू की एक मुख्य भूमिका आपकी रही राग दरबारी में, जो 1987 में हमारे बीच आया था। और उसके बाद में आप सीरियल दर सीरियल आपकी जो एक ये कहिए कि एक बड़े एक्टर के रूप में आप उभरते चलते चले गए। आपने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। चाणक्य 1990 में आया था, जिसमें आपने सम्राट चंद्रगुप्त का रोल प्ले किया था। उसके बाद फिर एक अच्छा सा सीरियल, मीरा सीरियल सभी ने देखा होगा, जो 1991 में आया था, जिसमें आपने राणा भोजराज की भूमिका निभाई थी। 1991 में 3 वर्ष तक आपने टीवी सीरियल्स में बहुत सारा काम किया, जिसमें कर्म सिद्धि और एक कहानी अलग, इंद्रधनुष, मत्स्य कन्या, इनमें आपने लीडिंग रोल्स प्ले किए थे। आप एक फिल्मकार भी हैं, एक प्रोड्यूसर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं। आपने स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई भाग 2 दूरदर्शन के लिए 1997 में एक फिल्मकार के तौर पर आपने उसको लेके आए थे। फिर आजादी के 6 भाग आप लेके आए थे। विजय पथ एक टेलीफिल्म आपकी काफी चर्चित रही है। उज्जैनी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है 1999 में। और द ग्रेट इंडियन बाजार एक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग शो, वो भी आपका रहा है। आपने पहले भोजपुरी टीवी सीरियल का निर्देशन किया है। फर्स्ट की बात अलग होती है, उसके बाद तो एक लकीर खिंच जाती है और बहुत से लोग उस पर दौड़ना चलना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका नाम रहा है सांची प्रीतिया। मोहरे टीवी सीरियल्स का आपने निर्माण और निर्देशन किया है। इसके अलावा शिकार टीवी सीरियल्स का निर्माण और निर्देशन आपने किया है। मोर देन 100 डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें विज्ञापन फिल्में भी हैं, कॉर्पोरेट फिल्में भी है, ऑडियो विजुअल से उसमें प्रेजेंटेशन आया है। कबीर, ये जो है जिंदगी, राग दरबारी, छपते छपते, लोक कपाट आदि अनेक टीवी सीरियल्स में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है।
आप एक भाषा समन्वयक भी हैं। 1986 में भाषांतर नामक आपने एजेंसी बनाई जो अंतरभाषीय संप्रेषण के क्षेत्र में कार्यरत है और भारतीय 22 भाषाओं में कार्य कर रही है। 1995 से 2016 तक डिस्कवरी नेटवर्क के भाषाई विस्तार, जिसमें हिंदी, बंगला, तमिल और तेलुगु में QCF ट्रेनर की भूमिका आपने निभाई है। वर्तमान में आप अमेजॉन प्राइम व नेटफ्लिक्स की लोकलाइजेशन टीम में हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन कंपनियों में आप सलाहकार हैं। आपका एक बहुत चर्चित यूट्यूब चैनल भी है। साहित्य की बहुमूल्य धरोहर को स्वर व दृश्यों के जरिए आप पहुंचाने के लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप टॉप 10 इंडिया की जो टॉप 10 एड एजेंसीज हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रमुख है एड क्लब व IIIA। आपने कई फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में प्रोग्रामिंग डायरेक्टर की भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा फिल्म डिवीजन, दूरदर्शन, विविध भारती, डिस्कवरी, BBC अर्थ और विज्ञापन आदि में आपने काम किया है। आप डिजिटल कोच हैं, एक्टिंग के, कॉपी राइटिंग के डिजिटल है, ट्रांसलेशन के आप डिजिटल कोच है और क्रिएटिव राइटिंग के आप डिजिटल कोच है। ये तो एक हमने आपका वो परिचय दिया जो आपने हमें भेजा था। कार्यक्रम को थोड़ा सा हम फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यदि इंटरव्यू होगा तो स्नेहा जी ने कहा था कि परवेश जी कार्यक्रम को हल्का रखेंगे, मूवमेंट्स को बहुत लाइट रखेंगे, किसी तरह से बोझिलता ना है कार्यक्रम में। तो दिनेश जी से कल भी हमारी बातचीत हुई थी और काफी दिल से दिल की बातें कही कि एक दोस्ताना अंदाज में बातचीत हुई। और दिनेश जी हमारे अपने परिवार से ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक साथ किसी शख्सियत को जान लेते हैं तो व्यक्ति हमारा अपना हो जाता है, हमारे दिल के करीब हो जाता है। तो दिनेश जी भी मेरे दिल के करीब है, हम सबके दिल के करीब है। और ये कार्यक्रम भी मेरे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। तो आइए एक शेर से इस बात को प्रारंभ करते हैं। दिनेश जी की चूंकि मैंने प्रारंभ से लेकर अभी तक की जितनी मेरे पास जानकारी थी, उसमें एक ये शेर बिल्कुल ठीक बैठता है कि कहीं ये फूल मुझको विरासत में मिले हैं, कहीं ये फूल मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कहीं ये फूल मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मुड़ के मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। अरे पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, अरे पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले। मैं मोम का हूं, तुमने मुझे छू कर नहीं देखा। मैं मोम का हूं, तुमने मुझे छू कर नहीं देखा। तो ये वो शख्सियत है। कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो लगा कि यार ये कितना विशाल एक्टर, इतना महान कलाकार इस सादगी के साथ हमारे साथ बातचीत कर रहा है। तो दिनेश जी, आपने मुझे प्रोफेशनल बायोडाटा भेजा है, कुछ पर्सनल बातें आपसे जानना चाहूंगा। आप दिखने में आपकी एक अपीयरेंस में 35 से 40 साल के व्यक्ति के तौर पे मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप ये क्या बाल डाइवाई आपने किए हैं, या आपका पर्सनालिटी को आप किस तरह से मेंटेन किए हैं कि इतना कम, मतलब आपकी एक्चुअल एज क्या है? थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो 21वीं सदी के साहित्यकार मंच के संयोजक हैं और उसको चला रहे हैं, उन सबके प्रति मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। विशेष रूप से स्नेहा जी के लिए और परवेश जी के लिए मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस कार्यक्रम में मेरा साक्षात्कार प्रस्तुत किया जाए। और दरअसल मैं सचमुच जैसा मैं परवेश जी ने जैसा बताया और उससे जैसा लगा कि एक बहुत महान व्यक्तित्व का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, मैं इतना महान अपने आप को मानता नहीं हूँ। दूसरी बात ये, क्योंकि मैं एक्टर रहा हूँ, रंगमंच से भी हूँ और फिल्मों से और पर्दे से जुड़ा रहा हूँ, तो एक्टर की एक ये खासियत होती है कि वो अपने आप को जो है मेंटेन करके रखना उसकी आदत में शुमार हो जाता है। तो जैसा आपने कहा, तो वो मैं लगता कितने का भी हूँ, और जाहिर है कि अगर मैं 1990 में सम्राट चंद्रगुप्त की भूमिका कर रहा हूँ, तो इस समय मैं 35-40 का तो नहीं हो सकता। फिल्मी तो दुनिया में बहुत कुछ पॉसिबल है। तो क्योंकि मेरी पहली फिल्म 1982 में आई थी, पहला अध्याय जो NFDC की फिल्म थी, जिसकी वजह से दरअसल मैं दिल्ली रंगमंच से और मुंबई की दुनिया में आ गया। तो मेरी उम्र इस समय 62 साल है
टू बी प्रिसाइज, है ना। तो और उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि मतलब मैंने अगर मैं अपनी उम्र से अगर कम लगता हूं तो इसका मतलब मैंने जीवन को का आनंद उठाया है। तो दिनेश जी उसमें दिनेश जी वो बीच में रोक रहा हूँ, वो सीक्रेट भी बताइए कि हम भी अपनी उम्र को रोक सकें। देखिए क्या है, आपने एक शेर से शुरुआत की थी जिसमें आपने खामोशी की बात की थी कि खामोशी कैसे टूटती है। और अब हम जिस माहौल में रह रहे हैं, आप सब लोग समझते हैं कि उसमें खामोश रहने पर काफी जोर दिया जा रहा है ना। जिसको अगर दुष्यंत के शब्दों में कहूं तो वो जो उन्होंने कहा था कि बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो ऐसे माहौल में भी अगर हम सब लोग वाचाल हैं तो ये ही सबसे बड़ा मंत्र है अपनी उम्र को रोकने का, कि वाचाल रहिए, कोई कितना भी खामोश करने की कोशिश करे। चलिए इस वाचालता को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चंचल मन है, चंचलता थोड़ा सा है। हम ये जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? देखिए मैं मूलतः दिल्ली से हूँ। दिल्ली माने कि पुरानी दिल्ली। हमारी 3 पीढ़ियां एक ही मकान में पैदा हुई, जो दिल्ली 6 का सीताराम बाजार का एक पुरानी हवेली थी, उसमें मेरा जन्म हुआ। और दिल्ली में ही मैं पढ़ा, वहाँ पे मेरी शिक्षा हुई। और मैं ये बताना शायद ठीक समझता हूँ कि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा। मैंने दरअसल इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा, और वो भी अंग्रेजी के माध्यम से। मैं एसआरसीसी में था, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो काफी रेप्यूटेड इकोनॉमिक्स की संस्था है। और शायद ये एक वजह है कि मैं हिंदी को, हिंदी साहित्य को, या हिंदी में जो रचनाएं की जाती हैं उनको मैं थोड़ा सा निरपेक्ष रहकर देख पाता हूँ। क्योंकि मेरा हिंदी से मेरा प्रेम था, रहा है लगातार। उसका कारण मेरे एक जो अध्यापक थे, जिन्होंने मुझे 9th 10th में पढ़ाया था, उनका नाम मधुर शास्त्री उनका नाम है। वो कवि रहे हैं, अब तो उनका देहांत हो चुका है। लेकिन वो उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि तब से हिंदी भाषा के प्रति प्रेम हो गया। और उसके साथ ही साथ जो भाषाओं से मेरा हमेशा से नाता रहा है, और वो मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती हैं। जो भाषाओं का अपना संसार होता है, भाषाओं की अपनी आवाजें होती हैं, और वो हमें बताती हैं कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कैसे अर्थ पहुंचाते हैं। तो मेरा सिर्फ हिंदी भाषा नहीं, अंग्रेजी लिटरेचर से भी मैं काफी हद तक जुड़ा हुआ हूँ, और हिंदी लिटरेचर से भी जुड़ा हुआ हूँ। और इसीलिए मैंने जब मुझे ऐसा कोई अवसर मिला कि जैसे राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का एक शानदार उपन्यास है, और शायद एक हिंदी में एक ऐसी रचना लिखी गई है जिसके बारे में उन दिनों में मैं कहा करता था कि अगर ये जांचना हो तो कि कौन आदमी कितना मनहूस है, तो उसे राग दरबारी का कहीं से भी खोलकर उसको 3 पन्ने सुना दीजिए। अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती तो उसका मतलब वो मनहूस व्यक्ति है। तो ऐसे उसमें जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी कास्टिंग हो रही है, तो मैं वहां पहुंचा और मैंने ये तय कर दिया था कि मुझे इसमें रोल करना है। और रुपन बाबू का रोल इतना बढ़िया, मेरे हिसाब से वो केंद्रीय पात्र है, क्योंकि रंगनाथ की भूमिका तो सूत्रधार की है, जो ओमपुरी ने उसमें की भी थी सूत्रधार के तौर पर। तो ये मेरा यहाँ से मतलब जीवन शुरू हुआ। मैंने आपको अपनी उम्र भी बता दी, और ये बताया कि मतलब इसी वजह से मैं हिंदी भाषा से, हिंदी के साहित्यकारों से मैं उनसे जुड़ता चला गया। दिनेश जी, आप सीताराम बाजार, जैसे आपने कहा, दिल्ली के एक बड़ी हवेली में, पुरानी हवेली में 3 पीढ़ी आपकी गुजरी है। तो सीताराम बाजार तो हम समझते हैं कि दिल्ली की वो जगह है जहां से एक एक्चुअल दिल्ली का जो कहिए कि उसकी आत्मा बसती है उस जगह पे। जी।
जहाँ पर आपने बहुत छोले भटूरे खाए होंगे। कर्नाट प्लेस की तरफ आप बहुत गए होंगे। इसके अलावा मैं दिल्ली से बहुत ज्यादा परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चंद नाम हैं जो आज भी जहन में, चांदनी चौक जैसे है। यहाँ जो मतलब देखिए चांदनी चौक, बल्ली मारान में वो घर जहाँ पे गालिब रहा करते थे। मुझे ओहो। याद है कि मैं अपने चाचा के साथ जाता था और कटरा नील एक जगह है जहाँ पे वो मुझे जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे अपने अपने साथ गोदी में उठा के ले जाते थे, वहाँ पे दूध पिलाने ले जाते थे। दिल्ली में कुछ रिवाज और रवायतें थी जो अब शायद नहीं रही, खो गई हैं। लेकिन जो सॉरी हाँ, अच्छा तो वो जो है जो वो तमाम जो गलियां थी, चांदनी चौक हो, मतलब लाल किले का वो हिस्सा जहाँ पे अब लोग नहीं जा पाते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन वहाँ पे हर शाम एक पूरा हुजूम वहाँ पे होता था, लोग वहाँ पे सैर करने आते थे। मैंने बचपन में देखा है कि लोग कबूतर कैसे पालते थे पुरानी दिल्ली में, और कबूतरों को उड़ाया जाता था अपनी छतों से। दाना डालकर। हाँ, पतंगबाजी होती थी, मैं ये तमाम चीजें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसमें शामिल रहा हूँ कि जो है जमुना का किनारा जो है वो काफी कुछ खाली होता था, राजघाट वगैरह जगह थी, लेकिन अब जो जहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम और वो चीजें बन गई हैं, वो पहले नहीं था। और वहाँ पे उन खुले मैदान में वहाँ पे पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं होती थी। उसमें शर्त होती थी कि ये जो है जब पतंग जमुना के पार चली जाएगी तो उसके बाद पेच लगा सकते हो आप। अरे वाह। ऐसी तमाम चीजें हैं। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा हबीब तनवीर का आगरा बाजार, एक उनका नाटक है हबीब तनवीर का लिखा हुआ, और उसको पढ़ते हुए मुझे बहुत सारी चीजें उसमें और पुरानी दिल्ली का जो मेरा जो बचपन था वो मुझे याद आता है। क्योंकि जैसे मैं कितना पुराना हूँ ये बताने के लिए मैं लोगों को बताता हूँ कि मैंने अपने बचपन में जो तांबे का एक छेद वाला पैसा होता था जिसको आधा पैसा कहते थे, वो मैंने चलाया है। अदनी। जी, तो मैं इतना पुराना हूँ उन तांबे के तो सिक्कों जितना। तो आपका ये छोला भटूरे से लेके और बॉम्बे के अंदर बड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, ये कुछ मिसमैच सा नहीं है? एक नहीं, तरफ आपने भरपूर बचपन जिया है अपना, जी, और बॉम्बे थोड़ा सा एक डिफरेंट। कैसे बॉम्बे जाना हुआ आपका? नहीं देखिए क्या था कि मैं स्कूली शिक्षा पढ़ने के बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और इकोनॉमिक्स का प्रिय विषय था, दरअसल आज भी है। और उसी दौरान जो है वहाँ पे मेरा रंगमंच से मेरा परिचय हुआ। दिल्ली में मंडी हाउस में रंगमंच का एक भरपूर एक संस्कृति रही है शुरू से, एनएसडी है, और मैं रंगमंच में शामिल हो गया। और उसी दौरान जब मेरे रंगमंच के शुरुआती दिन थे तो मन्नू भंडारी जी वो मीराना हाउस में पढ़ाती थी और मुझे पसंद करती थी बहुत। और उन्होंने उस समय बीवी कारण से एनएसडी के डायरेक्टर थे, और राम गोपाल बजाज ये वार्डन थे हॉस्टल के। और उन्होंने जो है ये कहा रामगोपाल बजाज से कि आप यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन की प्रस्तुति कीजिए मीराना हाउस में एनएसडी के लोगों को लेकर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कालिदास का रोल शाकुल करे। तो मैं बज्जू भाई से मिला, उन्होंने उन्होंने उनको लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, और उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। मैंने उसमें कालिदास की भूमिका की, और मेरे साथ हेमा सहाय, रघुवीर सहाय जी की पुत्री जो थी, उन्होंने मल्लिका की भूमिका की थी। और रंगमंच पर इतने इतने सारे साल गुजारने के बाद भी आज भी वो प्रस्तुति मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि वो जो हमने प्रस्तुति की थी वहां से दरअसल एक प्रोफेशनल रंगमंची जीवन की शुरुआत हुई। मैं बाद में जो है एलटीजी लिटिल थिएटर ग्रुप,
एक संस्था है दिल्ली की रंगमंच की, बहुत पुरानी, आज़ादी से पहले की संस्था है दरअसल ये। उसकी थिएटर रेपर्टरी में रहा मैं बहुत वर्षों तक। और एक दिन मैं वहीं पे साहित्य अकादमी में है, वहाँ पे मैं उनकी लाइब्रेरी में जाता था। मंडी हाउस के एरिया में हम लोगों का वो सारी गतिविधियों का केंद्र मंडी हाउस हो गया था। उस दौरान जब मैं एक बार साहित्य अकादमी से निकलकर उसके उसके जो उसके गलियारे में से होकर जा रहा था, तो अचानक मुझे बज्जू भाई की, जो मेरे निर्देशक रह चुके थे, उनकी आवाज सुनाई दी। वो मुझे कालिदास ही कहते हैं, आज भी कालिदास ही कहते हैं। तो उन्होंने कहा कालिदास करके मुझे बुलाया। तो और मैंने देखा उनके साथ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था। तो खैर मैं उनके पास गया, तो कहने कि ये तुमसे बात करना चाहते हैं, ये इनका नाम विष्णु माथुर है। तो मैंने नमस्कार किया, तो उन्होंने मेरे से एक सामान्य सी बातचीत की, अच्छा कहाँ रहते हो आप, कब से थिएटर कर रहे हो, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल मिल सकते हैं मुझे क्या? मैंने कहा हाँ जरूर। मैंने कहा लेकिन किस लिए? ये मैंने उनसे सीधे पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं एनएफडीसी के फाइनेंस से एक फिल्म बना रहा हूँ हिंदी की, और उसमें मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ। उस बारे में फाइनल करने के लिए मुझे थोड़ी सी आपसे बातचीत करना ज़रूरी होगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन हमारा मिलना तय हुआ, और अगले दिन जब वहाँ पे मिले तो वहाँ पे जो है सौभाग्य से निर्मल वर्मा जी थे। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ है उस समय के, जो मतलब वरिष्ठ साहित्यकार राजन जी। यादव हो, निर्मल वर्मा हो, और उन सब से मेरा परिचय एक साहित्यकार से कम के रूप में कम। लिखता था मैं कविताएं तब भी, और लेकिन मेरा उनसे एक अजीब सा रिश्ता रहा था। तो खैर वो निर्मल जी भी वहाँ पे मौजूद थे, तो मैं पहले पहुंचा, तो मैं उनके साथ ही चेयर पे बैठ गया। और जब विष्णु माथुर आए, उन्होंने मुझे देखा कि निर्मल वर्मा के साथ हैं, तो उन्होंने कहा अरे आपको जानते हैं निर्मल जी? मैंने कहा। तो उन्होंने निर्मल जी से कहा कि मैं जो है ये पहला अध्याय बना रहा हूँ। ये एक तमिल लेखिका की कहानी पर है, जो है उनकी कहानी पर ये आधारित है पहला अध्याय। तो उन्होंने कहा उसमें मैं मुख्य भूमिका के लिए शाकुल को सोच रहा हूँ। तो निर्मल जी ने उसी समय कहा कि इससे इससे अच्छा नहीं मिल सकता। तो इस तरह से मुझे वो भूमिका मिली, और उसके जरिए मैं यहाँ मुंबई आ गया, और फिर ओके। जब मुंबई आया तो यहीं रह गया। मुंबई कहते हैं ख्वाबों की नगरी है, तो बहुत सारे ख्वाब लेके आप भी बॉम्बे पहुंचे होंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान बॉम्बे पहुंचते हैं, कुछ ट्रेन में यूं ही बैठ जाते हैं, और कुछ प्लान तरीके से बॉम्बे पहुंचते हैं। तो आपका तो एक प्लान तरीके से बॉम्बे पहुंचना हुआ। तो हजारों ख्वाबों में से कितने ख्वाब आपके पूरे हुए, और कौन से अभी ऐसे ख्वाब हैं जो अभी आपको लगते हैं कि अभी काम कुछ बाकी है, ये मुझे कर लेना है इस जीवन में? दरअसल मैं ये मानता हूँ, जब मैं मुंबई आया और शुरुआती दिन मैंने यहाँ गुजारे, तो वो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं तब तक जो है कलकत्ता जा चुका था, चेन्नई भी जा चुका था, दिल्ली में तो पैदा ही हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ पे आकर पहली बार पता चला कि महानगर किसे कहते हैं। बाकी दिल्ली जिसको मैं महानगर समझता था तब तक, दिल्ली दरअसल ओवरसाइज्ड गांव ही था। वो ओवरसाइज का। हाँ, वो जो वहाँ की वहाँ के तौर पे, जिसको महानगर महानगर को मैंने समझा पहली दफे मुंबई आने के बाद, कि जी। ये महानगर होता है। ये महानगर कितना आपके भीतर समा जाता है, और कितना आपसे हमेशा विलग रहता है। जी। आप मतलब ये महानगर पूरी तौर पर किसी को कभी नहीं अपनाता। आप मतलब मैं यहाँ पे आए हुए और यहाँ पे बसे हुए मुझे मतलब जो है लगभग 40 साल होने को हो जाएंगे, है ना? तो जो है इन 40 सालों में
कोई एक ऐसा हफ्ता ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मुंबई छोड़ के वापस दिल्ली चला जाऊं या किसी और शहर। मुझे मध्य प्रदेश भी बहुत पसंद है, लेकिन मतलब आप ये एक ऐसा महानगर है जहाँ पे जिसकी आप तारीफ करते नहीं थकते, और दूसरी तौर पर जिससे आप भागना भी चाहते हैं। ये एक अलग सा एक विरोधाभास यहाँ पर रहने पर महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो अपनापन कभी नहीं मिलेगा जो जहाँ से आप आए हैं। अगर बाहर से, तो वो जो अपनापन, वो जो दोस्ती यारी और उस तरह का वो होता, वैसा नहीं होता। यहाँ हर व्यक्ति हमेशा जल्दी में है। जी तो मैं जब यहाँ पर आया और मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया कि दरअसल मुंबई क्या है, तब तो बॉम्बे ही कहते थे इसको, तो मैं उनको कुछ ऐसे बताता था। मैंने कि यहाँ पे हर आदमी टेंशन में रहता है, और ये भी कि जब आप राजधानी से आ रहे हो ट्रेन में, और जैसे ही वो विरार से मुंबई में एंटर करती है, मुंबई के क्षेत्र में, तो आपको बिना वजह एक टेंशन होनी शुरू हो जाती है। आप तनाव में आ जाते हैं, आप समझ जाइए कि मुंबई आने वाला है। तो तनाव में रहते हैं, फिर उस तनाव को दूर कैसे करते हैं आप? नहीं, उस तनाव से आप प्यार करने लग जाते हैं। ये इसी को महानगर कहते हैं। महानगर इसी को कहते हैं कि जब आप यहाँ के जो तनाव हैं, यहाँ की जो बेचैनी है, यहाँ का जो आकर्षण है और जो प्रतिद्वंदिता है, वो कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि शायद यही जीवन है, ये जीवन की ऊर्जा ये है। ये इस मामले में शायद भारत में ये अनुभव सिर्फ मुंबई ही दे सकता है। ओके, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे सम्मानित मेंबर्स हैं, तो उनको भी मैं बारी बारी से आमंत्रित करूंगा। एक प्रश्न आपसे पूछते हुए फिर मैं अपने मेंबर्स की तरफ चलूंगा कि अगर मैं आज आपसे पूछता हूं कि आपको राग दरबारी के रूपन बाबू का रोल करना है, या चाणक्य के सम्राट का रोल आपको चंद्रगुप्त मौर्य जी का करना है, या मीरा के राणा भुजराज का रोल आपको करना है, या अभी आपने कहा कालिदास का, तो कौन सी ऐसी भूमिका है जिससे आप विशेष आपको लगता है कि यार ये भूमिका मुझे दोबारा करनी चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि एक अभिनेता के तौर पर मैंने, जैसे कालिदास को लें, मैंने आपको बताया कि वो प्रस्तुति आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। और जो अभी हमने जो हिंदी धरोहर जो अपना चैनल शुरू किया है यूट्यूब पर, उसमें मैंने कालिदास और विलोम दोनों की सोलिलोक्वी उसमें डाली है। तो जब भी मैं उस प्रस्तुति के बारे में सोचता हूँ, तो मैंने बज्जू भाई से भी कई दफे कहा, अब तो खैर शायद संभव नहीं होगा, लेकिन शुरू में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैंने कालिदास की भूमिका की है, और एक बार मुझे विलोम की भूमिका भी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि विलोम जितना सोफिस्टिकेटेड विलेन मुझे किसी साहित्यिक कृति में दिखाई नहीं दिया। मतलब शायद एक जो विलोम जो विलेन हीरो को ये कह सके, विलोम का जो कालिदास के लिए जो वाक्य है कि कालिदास क्या है, एक सफल विलोम और विलोम एक असफल कालिदास, कहीं हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। तो ये एक इतना बढ़िया विलेन जो है, एक ऐसा किरदार, वो मैं करना चाहता हूँ। अपनी भूमिका जो है वो रिपीट मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि मैंने जो भूमिकाएं की हैं वो मैंने गिनती की भूमिकाएं की हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने 200 सीरियल्स में काम किया है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि मैंने एक भी भूमिका ऐसी नहीं की जिसके बारे में मुझे कभी कोई सफाई देनी पड़े अभिनेता के तौर पर, कि ये कारण था, इस वजह से ये कमी रह गई। मुझे लगता है कि मैंने जो भी भूमिका की वो भरपूर अपने श्रम और अपने सामर्थ्य के अनुसार की, उसको जिया। तो अगर एक प्रश्न यहाँ बीच में जोड़ देता हूँ। अक्सर हम लोग राइटर है, आज हमने लिखा, कल अपने लिखे को फिर पढ़ते हैं तो बहुत सारी कमियां उसमें लगती है, हम फिर उसको रीराइट करते हैं।
नेक्स्ट डे फिर उस सेम लिखे हुए को फिर जब हम पढ़ते हैं तो फिर कमियां लगती। तो परिपूर्णता तो शायद हमारा एक जीवन आगे बढ़ता है, कुछ ना कुछ नई बातें हम जोड़ते चले जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अगर मैं आपको फिर से कहता हूँ कि मैं आपको तीनों चारों भूमिकाएं दे रहा हूँ, कौन सी भूमिका आपके दिल के नजदीक है, किस भूमिका को आप रिपीट करना चाहिए? नहीं, जाहिर है कि जो कलेवर के तौर पर जैसा आपने कहा कि जो है हम अपने, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जितनी भी भूमिकाएं की उसको उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। मैंने ये कहा कि मैंने उसमें पूरे श्रम और सामर्थ्य के अनुसार जी, किया। जी, जी। और दरअसल जो रंगमंच और फिल्म का जो अभिनय है, अभिनय या यूं कहिए कि अभिनय और रचना कर्म, लेखन कर्म, उन दोनों में एक बेसिक फर्क है। जब हम एक मान लीजिए कि मैं एक कविता लिख रहा हूँ, एक कहानी लिख रहा हूँ, वो मतलब मेरी पूरी एकाग्रता, मेरी जो भी मेरी सोच है और जो मैंने कल्पना की है उसको मैं एकाकी रूप से मैं उसका सृजन कर रहा हूँ। लेकिन जब आप रंगमंच पे होते हैं या फिल्म में अभिनय कर रहे होते हैं, कहीं पे भी जब आप अभिनय कर रहे होते हैं, आप एकाकी रहकर उसका सृजन नहीं कर रहे। मेरा जो को एक्टर है वो कैसे रिएक्ट करता है, मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहाँ चलने को कहा, कहाँ देखने को कहा, उसके साथ वो कौन सा संगीत लगा रहा है, किसने स्क्रिप्ट लिखी है, उसके संवाद पे वो कहाँ जोर देना चाहता है, ये एक सामूहिक सृजन होता है अभिनय। टीम तो भावना। हाँ, उसमें अब जैसे अगर मान लीजिए कि मैं चंद्रगुप्त की भूमिका, जाहिर है मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि बहुत बड़ा कलेवर था इसका, और इसमें हमको मेहनत मुझे अभिनेता के तौर पर बहुत करनी पड़ी। मुझे बाकायदा स्वॉर्ड फाइटिंग सीखनी पड़ी, तलवारबाजी, मुझे घुड़सवारी सीखनी पड़ी, क्योंकि जो हमारे निर्देशक थे वो ये चाहते थे कि उन दिनों घुड़सवारी में जो है घोड़े पर जीन कसी नहीं जाती थी। ये क्योंकि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, तो उस समय जीन नहीं कसी जाती थी, घोड़े पर सीधे बैठा जाता था। तो वो बेयर बैक घुड़सवारी करना एक कठिन काम होता है। तो वो मैंने सीखा, और वो सीखने में और उसका फिर इस्तेमाल किया। एक दो दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन वो सब करने में बहुत मजा आया। एक लगा कि एक सार्थक आपने अभिनय किया है, अभिनेता के तौर पर आपको उसमें एक बहुत संतोष हुआ वो करके। तो ये एक ऐसी भूमिका है कि अगर फिर मुझे, जैसे आपने पूछा कि अगर दोबारा करने को कहा जाए, तो ये एक ऐसी भूमिका है कि जो मुश्किल थी, और वो उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था। और एक पीरियड प्ले के साथ जैसा होता है कि अगर आप चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का वो कर रहे हैं, उसमें उसकी जो सेट है, जो उसकी जो भाषा है, उस समय की बाकी सब तमाम चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर आप इवन अगर उत्तरी अपना पकड़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जमाने में सीने की शुरुआत नहीं हुई थी, कपड़े सिले नहीं जाते थे। अगर आप गौर से देखेंगे तो चाणक्य में एक भी कपड़ा सिला हुआ नहीं है। जो भारतीय परिधान के बारे में कहा जाता है कि वो कपड़ा बांधते थे, नॉट्स जो थी, नॉट्स के जरिए वो सारी, मतलब भले ही वो स्त्रियों के परिधान हो या पुरुषों के परिधान हो, उनको नॉट्स के जरिए वो तैयार किया जाता था। ये वो बड़ी नोट्स खुलने का डर तो कभी नहीं। नहीं, नोट खुलने का, देखिए गांठ है, गांठ तो कभी खुल ही सकती है। तो वो तो जो है मतलब जैसे सिलाई भी कभी उधर सकती ही है। तो लेकिन वो नोट्स बांधने की बाकायदा एक कला विकसित की गई थी। और सलीम आरिफ जिन्होंने इसके कॉस्ट्यूम्स किए थे, मैं उनको एक बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ कि उन्होंने जो कॉस्ट्यूम इस तरह के तैयार किए, वो, और उसके जरिए हम लोग ये छोटी छोटी बातें सोचते थे कि मतलब तलवार कैसे पकड़नी है, उस जमाने की तलवारें कैसी होती थी, है ना, और जो है ये उत्तरी कैसे लेना है, घोड़े पर कैसे बैठना है, या जो आपके जो हेड गियर था वो भी अलग किस्म का होता था।
तो ये तमाम चीज उसमें एक एक्टर के तौर पे आपके बहुत सारे चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस की वजह से वो भूमिका अधिक महत्वपूर्ण एक अभिनेता के तौर पर मैं मानता हूँ। जी। दिनेश जी, अब हम अपने जितने मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं उनके एक प्रश्नों का एक सिलसिला प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं 3 प्रश्न लूंगा और प्रभात जी काफी देर से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो प्रभात जी, आपका स्वागत है जयपुर से, और आपकी बहुमत की बकरी काफी चर्चित व्यंग्य कृति रही है। प्रभात गोस्वामी जी, जयपुर से। नमस्कार ये दिनेश जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, उसके बाद भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी और उर्दू लफ्ज़ों का यहाँ पर उच्चारण आपका है। मुझे याद है कि पद्म भूषण जसदेव सिंह जी का नाम से कौन परिचित नहीं होगा। वो बहुत बेहतरीन हिंदी और उर्दू तो खैर वो बोलते ही थे। एक बार मैंने एक कार्यक्रम में उनके साथ मंच संचालन किया तो मैं चकित रह गया कि उनके सारे नोट्स उर्दू में लिखे हुए थे और वो बेहतरीन हिंदी बोल रहे थे। मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं उर्दू पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी आप जैसे मित्रों से सुनकर, रेडियो से सुनकर और टीवी में देखकर मैं बोल लेता हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने मेहनत से, अध्यवसाय से बेहतरीन तरीके से भाषा पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। खैर, मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाह रहा था कि आज तक जिस तरह से ये वेब सीरीज चल रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा और वल्गैरिटी को आप देख रहे होंगे, इनकी तुलना अगर आप दूरदर्शन या निजी चैनल्स के सीरियल्स से करते हैं तो आपको कैसा लगता है? और दूसरा, जिस तरह से सरकारी पहरा अब बैठ गया है, उसके बाद इन वेब सीरीज का क्या भविष्य आपको लगता है? नमस्कार प्रभात जी। आपने 2 बातें की। हिंदी उर्दू जो भाषाएं हैं, मतलब वो मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं हमारे पिताजी जो है वो उर्दू जानते हैं, और उन्होंने बचपन में मेरी पढ़ाई दरअसल अलिफ बे पे ते टे से ही शुरू हुई। तो मैं इसीलिए तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा ठीक है। और माँ ने मुझे हिंदी सिखाई। पिताजी को दरअसल हिंदी नहीं आती थी, वो अंग्रेजी और उर्दू ही आती थी। उस ज़माने में जो पंजाब मैट्रिक होता था तो उसमें उर्दू और अंग्रेजी ही चलती थी। माँ हमारी उज्जैन से थी, तो इसलिए उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे हिंदी सिखाई। अच्छा, जो बात ये रही कि आजकल की वेब सीरीज और ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें हिंसा ज़्यादा हो गई है। ये प्रश्न दरअसल इसलिए ज़्यादा विचलित करने वाला है कि हिंसा सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो गई है। शायद हमारे जीवन में, हमारे आसपास, और जिस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं या जिस तरह के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमको वो हिंसा वहाँ पर नज़र आती है। और जैसे ही मेन स्ट्रीम सिनेमा ने एक बहुत पहले हॉलीवुड से सीखा हुआ है, वो ये फार्मूला उन्होंने अपना लिया कि सेक्स चेंज सेक्स, चेज और वॉयलेंस, है ना। ये 3 चीज़ों का अगर आप सही अनुपात में वो कर देते हैं तो वो ये मेन स्ट्रीम सिनेमा ये मानता है कि ये एक सफल होने का, बॉक्स ऑफिस पे सफल होने का फार्मूला है। शायद कहीं ये भी था, इसी वजह से वेब सीरीज से पहले भी वो हमारी फिल्मों में और उसमें हिंदी फिल्मों से भी पहले दरअसल साउथ की फिल्मों से जो है ये इनकी हिंसा की शुरुआत रही। और जो हमारी फिल्मों की पहले जो वो उस पे आधारित होते थे कि उनका आधार होता था गीत और संगीत। गीत संगीत एक बहुत बड़ा उनको संबल होता था, उसके आधार पे फिल्में वो होती थी। वो उनकी प्रतिस्पर्धा में ये सेक्स और वॉयलेंस और इस तरह की चीजें भी आ जुड़ी। और ये इसको हम एक तथ्य के तौर पे हमको देखना चाहिए, न कि ये कि दूरदर्शन ने अपना एक मानक बना रखा था
लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मानक को बनाकर और इन सब से गुरेज करना, इन सब से दूर रहना, वो उससे बेहतर ये होगा कि हम इसको देखें कि ये अगर कोई चीज गलत है तो वो उसको गलत जो है बताया जाए कि ये गलत क्यों है। क्योंकि जैसे ये उनका तर्क हमेशा ये होता है फिल्म वालों का, मैं भी आपसे सहमत हूँ इस बात पे कि हिंसा का जब जिस ढंग से प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वास्तविकता आप दिखा रहे हैं, इस तर्क के आधार पर आप कुछ भी दिखाते चले जाओ। क्योंकि जब एक संप्रेषण का एक माध्यम है, संचार माध्यम है, तो उसका प्रभाव जो है वो हमारे समाज पर पड़ता है। ये एक तरफा संप्रेषण या संवाद नहीं है। तो उसमें हमको थोड़ी एक जिम्मेदारी का वो अनुभव करना चाहिए और उसकी एक आचार संहिता होनी चाहिए। अब उसको कैसे लागू करते हैं, ये इसमें यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न हो जाता है कि अब जैसे आजकल जो है ना, जब जैसे ही आप कोई आचार संहिता लागू करना चाहते हैं तो फिर ये हो जाता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी संकट आ जाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके बीच में कैसे तालमेल बिठाया जाए, ये एक थोड़ा सा कठिन सा सवाल है। पर इसमें मैं कुछ जोड़ स्नेहा सकती जी, हूँ हाँ, तो मैं आप ही की तरफ आ रहा था। दूसरा क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि स्नेहा जी पूछें। नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन तो बाद में कहूंगी कि इसके बाद में ये मुझे भी बहुत विचलित करता है। जब अभी फिलहाल में ही जब ये एक कांड हुआ मिर्जापुर का लेकर वेब सीरीज मिर्जापुर के बारे में, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये तो हम सबको पता है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है, पर इसको सामान्य बनाना कोई तरीका नहीं है। मतलब ये जिम्मेवारी हमारी सबकी है एज ए ह्यूमन, एज हम परिपक्व जब अडल्ट हो जाते हैं, हम कोई 20-22 साल के नहीं है, सारी जिंदगी हमारे पास अनुभव है और हमारे पास ये भी है कि इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है और किस तरह के अमेच्योर जो एक लड़के होते हैं जो ऑलरेडी गरीबी और इसमें से जूझ रहे हैं, जैसे डिस्पैरिटी जो सोसाइटी की है, जिसके कारण वो क्रिमिनल एक तरह का एक भीड़ इकट्ठी हो रही है, उस पे उसका प्रभाव उन पे ज्यादा पड़ता है। पढ़े लिखे और जो संपन्न है शायद उनको जरूरत भी नहीं होती इस तरफ देखने की, लेकिन उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोका जाए। क्योंकि एक सिगरेट भी बहुत खराब चीज है, लेकिन संवैधानिक चेतावनी वहाँ होती है। तो क्या ऐसे सीरीज बनाते समय जरूर ऐसा कहना चाहिए कि ये एक 10% जो वर्ग है उसकी सच्चाई दिखा रहे हैं, ना कि इसको इस तरह से दिखाया जाए कि सबको लगे ये तो आम जीवन है, क्योंकि आम जीवन तो नहीं होता है ये। तो ये मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी उन सब निर्माताओं और उन सब की बनती है कि एक बड़े से जब वो फिक्शन और उसका बोर्ड लगाते हैं तो ये भी लगाएं कि ये इसको फिक्शन जैसा ही माना जाए। ये 10% जो का जो प्रभाव बाकी लोगों पे पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी से मुझे लगता है कि जो भी अथॉरिटीज हैं उनको लेनी चाहिए और इसका होना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ कहना चाहूंगा। स्नेहा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, हमारे यहाँ जब अगर अभिनय को लेकर जिस चीज को शास्त्र का भी दर्जा दिया गया है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, वो मैं सबको यही कहता हूँ कि जो अगर वास्तविकता है भी, है ना, जो एक नेगेटिव रियलिटी है, नाट्य शास्त्र में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दरअसल सामान्य कार्यकलाप उन्होंने कहा है कि ये इनडिसेंट हैं, इसलिए इनको मंच पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो हम यानी कि इससे हमको एक ये दिशा मिलती है कि हम वास्तविकता नहीं दिखा रहे हैं। जब हम संवाद स्थापित करते हैं तो साथ में दूसरी पार्टी भी होती है ना, संवाद एकल नहीं होता है। तो उसमें हमको डिसेंसी का ध्यान रखना जरूरी है। उस डिसेंसी की परिभाषा हम सामाजिक तौर पर उसको एक व्यापकता दे सकते हैं कि जब हम हमारा संवाद इतने बड़े स्तर पर है तो वो हमको किस तरह की चीजों का पालन करना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए। भरत मुनि ने तो यहाँ तक लिखा है कि आप रंगमंच पर खाना खाते हुए मत दिखाइए।
वो शायद इसलिए लिखा क्योंकि वो एक जब बीवी कारन साहब से मैंने पूछा था, मैंने कहा कि खाना खाते हुए दिखाने में क्या है, ये तो एक सामान्य सी चीज है, हम लोग अगर बैठे हुए खाना खा रहे हैं कुछ, तो भरत मुनि ने ये क्यों लिखा कि हमको रंगमंच पर खाना खाते हुए नहीं दिखाना चाहिए। तो उन्होंने वो कारंथ जी बहुत महान व्यक्ति थे, वो इतनी सहजता से चीजों का उत्तर देते थे। उन्होंने हो सकता है कि इसलिए कहा हो कि अभिनेताओं को संवाद बोलने पड़ते हैं और अगर खाते खाते आप बोलोगे तो जो है वो अटक सकता है, शायद उन्होंने इसलिए मना किया हो। लेकिन जो बात है कि आप वास्तविकता के तौर पर जो है सब कुछ दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें संवाद के साथ साथ आपका उसमें एक आशय निहित होता है। जब हमारा आशय, एक इंटेंशन उसमें निहित है, तो उस इंटेंशन की सार्थकता और उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका उचित होना, उसका औचित्य से वो भी हमको, वो जिम्मेदारी हमको लेनी जरूरी है। इसलिए इस तरह की हिंसा उसका इतना एग्जरेट करके आजकल जो है विजुअल इफेक्ट इतने आ गए हैं कि मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। और आप देखिए कि मतलब कुछ जॉनर्स में जो हॉलीवुड की फिल्में भी हैं वो इतना इस तरह से चीजें दिखाती हैं जो मेरे हिसाब से नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कहा गया है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा स्नेहा जी ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि अगर विभत्स भी है तो वो उसको जो है ऐसे दिखाया जाना चाहिए कि विभत्स एक रस है, वो हमारे नवरस में से एक रस है विभत्स, है ना, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा हो सकता है, लेकिन जो है वो उसको उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। स्नेहा जी का प्रश्न एक ये भी है कि हम अगर बुराई 10% है तो समाज में 90% अच्छाइयां हैं, लेकिन हमारा जो फोकस एरिया है वो वायलेंस है, क्राइम है, रेप्स है, आपका ड्रग्स है। तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो अपने हीरो हीरोइंस को शराब पीते हुए देखती है तो एक इच्छा उनमें जागृत होती है। तो एक सामाजिक बदलाव, एक सामाजिक उत्तरदायित्व, क्या फिल्मकार का, एक प्रोड्यूसर का, एक डायरेक्टर का, क्या एक उनके अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना नहीं रहती, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम सब कुछ दिखा रहे हैं जी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे क्या कोई कंट्रोल है, कोई सेंसर बोर्ड, क्या किसी कोई अथॉरिटी बनी है जो इस तरह के मटेरियल को कंट्रोल कर रहा है? हाँ, अभी पिछले हफ्ते हो गई ना, पिछले हफ्ते सरकार ने ये फरमान जारी किया है। हालांकि मैं पहले बता दूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस सरकारी फरमान से, क्योंकि इसका दूसरी तरह से वो होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ओटीटी इंडिया में इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, आपके तमाम जो ओटीटी चैनल हैं, प्राइम, अमेजॉन प्राइम वीडियो, और जो लोग अपना न्यूज चैनल चलाते हैं यूट्यूब के जरिए या और बाकी सब पे, वो सब भारत में अब जो है वो उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया है। ये मेरे हिसाब से ये ठीक कदम नहीं है, क्योंकि इसमें एक डर ये है कि जैसे ही आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सारा वो करते हैं तो उसके साथ साथ आपने खबरों को भी उसमें शामिल कर लिया, तो उसमें आप एक तरह से सरकारी कंट्रोल वाली, तो हमारे सामने चीजें जो है वो उस ढंग से नहीं आती हैं। ये दरअसल ये एक सामूहिक, हमारे को अपनी जिम्मेदारी अगर हम समझें कि अगर हम मतलब जो वॉयलेंस, तो देखिए महाभारत में भी है ना, महाभारत में जो अश्वत्थामा जिस ढंग से वो वध करता है जो पांडु पुत्रों का, या जो कीचक वध का प्रसंग है, वो भयानक है ना। तो लेकिन वही महाभारत जो है उसको कंपनसेट करता, उसको कैसे प्रस्तुत करता है, और उसके बाद जो है उसके अंदर वो गीता का समावेश भी करता है। तो वो ये वाली चीजें हैं कि जो एक इसको मुझे नहीं पता कि इसको कैसे लागू करना चाहिए, ये शायद भीतर से होता है कि क्योंकि जैसा आपने ही कहा ना कि हमने उसको दिखा दिया और मैंने नीचे वैधानिक चेतावनी लिख दी कि जो है धूम्रपान सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा तो नहीं होता, प्रभाव तो पड़ता ही है, और वो प्रभाव बुरा प्रभाव होता है, ये भी पक्का है। तो इसको कैसे
वो कर सकते हैं। ये दरअसल मतलब जो हम पूरी किसी भी कृति को एक सम्यक कृति के तौर पे देखते हैं, तो उसमें हमको ये देखना है कि उसको हमको कैसे वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैं जानता हूँ कि ये मैं मानता हूँ कि हमको अभिव्यक्ति पे इसलिए अंकुश नहीं लगा देना चाहिए कि जो है नहीं ये जो है पवित्र विचार नहीं है या ये ऐसा नहीं है। उनको उनको हमको करना चाहिए, लेकिन जो है उसको आगे कैसे क्यूरेट करना है कि जिन तक वो जा रहा है, क्योंकि किताब को रोकना संभव है ना? लेकिन जो सिनेमा जो है, सिनेमा या कोई भी जो पर्दे पर आते ही वो एक वो हो जाता है, उसमें सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेट लगाने से काम नहीं चलता, क्योंकि आपने बता दिया कि ये इस एज ग्रुप के लिए है, लेकिन सिर्फ वो कहने से तो काम नहीं चलेगा। तो ये लेकिन हाँ, ये इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, ये तो मैं मानता हूँ। सर बस इतनी बातों का इसको मुझे सामान्य एक बात इसमें मानसिकता पर नहीं पढ़ना चाहिए, बस सामान्य नहीं बनाना चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट एक बात करूंगा, मैं बारी बारी याद सभी आई के है। पास आऊंगा, लेकिन चूंकि घड़ी की सुइयां भी भाग रही है। हाँ प्रवेश जी, मैं एक बात राजेश कहना जी चाहता हूँ। जी प्रवेश जी, बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रवेश जी, मुझे एक बात याद आई कि जो आजमी साहब थे, कहीं विदेश में गए और उनसे यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, फिल्म या कोई वेब सीरीज तो बच्चा या कोई भी देखेगा 3 घंटे के लिए। आप क्या समझते हैं कि 3 घंटे में वो बर्बाद हो जाएगा? और इतने सारे समय के लिए वो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अध्यापक के साथ रहता है, विद्यार्थी या बच्चा या कोई भी व्यक्ति। तो ये समाज का भी दायित्व है कि उसकी व्याख्या फिल्म की या वेब सीरीज की इस तरह से करे कि वो गलत प्रभाव पड़ने से बचाए। उन्होंने ऐसा कहा, बहुत अच्छा मुझे लगता है जवाब है वो, कि अगर वो 3 घंटे में ही सब लोग बर्बाद हो रहे हैं तो फिर तो कोई कहीं बचाव नहीं है किसी तरह का। और परवेश जी, मुझे लगता है कि अब आप समापन की ओर भी लें, क्योंकि की तरफ चले। दिनेश जी का समय भी खूब हो रहा है, तो आप जो मुख्य सवाल है वो लेकर के और हाँ, फिर मैं आगे। यही चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि पता ही नहीं चला बातों का सिलसिला, हमने कब 60 मिनट पूरे कर लिए। दिनेश जी के जवाब भी बहुत माकूल हैं, जी, जी, लेकिन चूंकि अभी क्वेश्चंस मेरे पास काफी है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षिप्त में अपना सवाल पूछेंगे, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी वाइंड अप भी कर सकें। नहीं अन्यथा तो ये कार्यक्रम लंबा बढ़ता चला जाएगा। और मेरे पास में अलका जी का भी प्रश्न आ रहा है, मेरे पास में राजीव रंजन जी का भी प्रश्न है। इसके अलावा बीच बीच में फ्लैश भी हो रहा है कि जितने मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी लिंक पर अपनी अपनी प्रतिपुष्टि कर दें, जिससे कि एक सर्टिफिकेट यहाँ से आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फटाफट विवेक रंजन श्रीवास्तव जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। आपने बड़े अच्छे ढंग से और इतनी बढ़िया चर्चाएं की। मैं बहुत भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधी सी बात, मैं प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ कि हम सब जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए लोग आज आपसे मुखातिब हैं, वो सब कहीं ना कहीं स्वतः भी लेखन कर रहे हैं, और आप फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि जब भी कोई 15 अगस्त 26 जनवरी का पर्व आता है, तो बस वही कुछ 10-20 राष्ट्रीय प्रेम के गाने हैं, ये मेरे वतन के लोगों से लेकर, निश्चित रूप से वो अच्छे गाने हैं और इसीलिए वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन कितने सारे हम लोगों के पास गीत हैं, कितने सारे हम लोगों के पास कविताएं हैं, कितने सारे हम लोगों के पास में कहानियां हैं। तो ये एक अगर आपसे हमें थोड़ा सा ये जानने मिल जाए कि आखिर क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्या केवल इसी तरह से होता है क्या कि जो व्यक्तिगत परिचयों के आधार पर ही कहानियां या कविताएं या ये उस फिल्म माध्यम में पहुंचती हैं, या इसमें कोई आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग सब आपसे जुड़ सकते हैं, यानी फिल्म जगत से जुड़ सकते हैं? नमस्कार विवेक जी, आपका ये प्रश्न मुझे वैसे भी प्राप्त हुआ था। ये एक अच्छी बात होगी कि अगर जो हिंदी की बहुत सारी चीजें हैं, वो जो साहित्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको फिल्म के पर्दे पर स्थान मिले। उससे साहित्य का भी फायदा होगा और फिल्म का भी फायदा होगा। जो क्योंकि और ये मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हिंदी के पास इतनी सारी संपदा है जो इस्तेमाल की जानी चाहिए फिल्मों में। लेकिन
एक इस बीच में हुआ ये है कि पहले देखिए, पहले इस तरह की चीजें थी, है ना। दूरी तब भी थी, तब दूरी दूसरे कारणों से थी, लेकिन उसके बावजूद जो है मतलब शैलेंद्र जैसा गीतकार जो है उसको राज कपूर ने इतना जो है वो किया। आज भी हम जब सुनते हैं कि मतलब जब मुझे पहली दफे ये बात पता चली थी कि ये लाइन दरअसल शैलेंद्र के गीत की लाइन है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये जो है शैलेंद्र की लाइन है जो एक नारा बन गई। और मतलब जो है तीसरी कसम और